हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, टेलीकॉम पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़े सौदे होते हुए इंडस टावर में वोडाफोन पीएलसी अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई दिया। भारती ने कुछ चंक लिया, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि इस बड़े पैसे का वोडाफोन पीएलसी क्या करने वाली है। क्या वोडाफोन आइडिया के हाथ पैसा लगेगा या नहीं? आपकी असेसमेंट क्या है? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है कि कोई स्ट्रगलिंग प्लेयर है, उसको लिक्विडिटी मिल रही है। और स्ट्रगलिंग प्लेयर में वोडाफोन इंडिया की बात नहीं कर रहा, पीएलसी की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो पैसा निकाला है वो प्रॉबेबली, मैं ऑब्वियसली गेस नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट की वोडाफोन पीएलसी की क्या थिंकिंग है, पर जिस तरह से रिवाइवल का एक्सपेक्टेशन है वोडाफोन इंडिया का, मुझे लगता है कि वोडाफोन पीएलसी को एक काफी अपॉर्चुनिटी है ये, वो रिडिप्लॉय करके अपना स्टेक वापस बढ़ाने की वोडाफोन इंडिया में, और रिकैपिटलाइज करने की वोडाफोन इंडिया को, जिसको इस समय अभी भी फंड्स की काफी जरूरत है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जिसको जो चाहिए इन टर्म्स ऑफ भारती एयरटेल को अपना स्टेक बढ़ाने का मौका मिला इंडस टावर में। इंडस टावर पे जो ओवरहैंग था सेल का वो कम हुआ, और वोडाफोन आइडिया को रिकैपिटलाइजेशन का एक मौका मिलेगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव है, और ये दिखाता भी है कि कैसे हमारे कैपिटल मार्केट्स है वो डीप हो रहे हैं, शैलो नहीं है। और बड़ी ट्रेड्स करना, बड़े एग्जिट्स करना इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े लार्ज स्टेक होल्डर्स के लिए भी अब इतना मुश्किल नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग अभय जी। वीरेंद्र दिस साइड। आज थोड़ी सी मार्केट की प्लेसमेंट की बात करते हैं अभय जी। और अगर आप बीते 5, 7, 10 दिन को देखें, बिहेवियर को देखिए और लिक्विडिटी पैटर्न को देखिए, एफआईएस का पैसा आना, शॉर्ट्स कवर होना, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग, आई थिंक इस बीते 5 दिन में सबसे इम्प्रेस कर देने वाली चीज़ या 10 दिन में रही है अभय जी, वो है प्राइवेट बैंक्स का प्राइस परफॉर्मेंस में। बैंक निफ्टी की और प्राइवेट बैंक्स की वर्सेस पीएसयू बैंक्स की एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल था। लौटता हुआ एफआईएस का पैसा क्या प्राइवेट बैंक्स को चेस कर रहा है? एचडीएफसी बैंक की ये प्राइस परफॉर्मेंस बीते 10 दिन की क्या इस बात का सूचक है? आपका टेक स्पेशली ऑन प्राइवेट बैंक्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, इसमें आपकी बात एकदम ठीक है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद की सर्टेनिटी, सरकार के बनने की बात की सर्टेनिटी है, जिसका एफपीआई भी वेट कर रहे थे, वो अब आ चुकी है। अब और उस हिसाब से जो बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी उसमें मैं इंक्लूड करूंगा, म्यूचुअल फंड्स, अब वो ये देख रहे हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए। और एक जो प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स की, जैसे आपने नाम लिए, और मेरे को ये बाय रिकमेंडेशंस नहीं है वीरेंद्र, पर उनका टाइम करेक्शन काफी हुआ है, और ये काफी बड़ी होल्डिंग्स हैं ऑलरेडी लार्ज फंड्स की, उनकी फेमिलियरिटी है इन बैंक्स के साथ। पर मैं ये कहूंगा कि अभी भी ये कहना कि इन लार्ज बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में बाइंग आएगी सस्टेनेबल बेसिस पे, इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो नेक्स्ट थीम ढूंढ रहे हैं, और प्राइवेट बैंक्स अभी भी सस्ते नहीं हैं। जो प्राइस परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स, पर अभी भी एक पूरा जो सेक्टर है बैंकिंग का, प्राइवेट बैंक्स का, वो एक बड़ा सिवियर मार्जिन कंप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सस्ते कासा डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट जो इन बैंक्स को मिलते थे, अब वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि काफी पैसा मार्केट्स में आ रहा है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं जो एसआईपी फ्लोज हैं, म्यूचुअल फंड फ्लोज हैं, पर मंथ जो बढ़ रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो बैंक डिपॉजिट से निकल के भी आ रहा है और नए बैंक डिपॉजिट्स में जा भी नहीं रहा है। तो उसकी वजह से कॉस्ट प्रेशर बैंक्स पे बहुत है। और अभी आपने देखा भी, एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए और एमसीएलआर भी बढ़ाया 10-10 बेसिस पॉइंट। वो दर्शाता है कि बैंकिंग सेक्टर पे एनआईएम प्रेशर भी रहेगा और मार्जिन प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट मार्जिन था बैंक्स का, वो अब हमारे पीछे है, और इन्वेस्टर्स को अब ये असेस करना पड़ेगा कि लोअर मार्जिन पे ग्रोथ को अगर करे, तो क्या ये बैंक्स अभी भी अट्रैक्टिव हैं 2-2.5 टाइम बुक वैल्यू पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एकदम से बहुत बड़ा इनफ्लो आएगा इन बैंक्स में मेरे अंदर। मीनवाइल याद रखिएगा, निफ्टी अब अपने सप्लाई पॉइंट से सिवियरली, बहुत भयंकर तरीके से गिरता हुआ। आज एक बार सुबह एक पॉइंट था, याद रखिएगा, इट वाज आई थिंक 619,
एग्जैक्टली वहाँ गया, वहाँ से कोलैप्स होता हुआ इट्स नाउ 480। इसको थोड़ा सा आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपने कल के ऑप्शन बेस को तोड़ा है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी ने अपने टारगेट को मेट कर लिया, जो कि हाईएस्ट क्लस्टर्स थे। और तीसरी बात याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब हमारे निफ्टी के प्राइस में और नियरेस्ट शॉर्टेस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंशियल है, वो कभी भी पूरा हो सकता है। तो अब स्ट्रेंथ तभी आएगी जब निफ्टी एक बार फिर से या तो 23,520-30 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर ले, या फिर अब जाए ये करीब करीब 23,300 23,320, क्योंकि 10 डे में वही परसिस्ट करता है। तो ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग के आप देखें यहाँ पे संकेत हैं। अच्छा अभय जी, क्लोजर टू बजट, एक बार जरा आप अपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे और आई थिंक ट्रैक्टर स्टॉक्स पे और टू व्हीलर स्टॉक्स पे अपना व्यू क्या कर रहे हैं? आई मीन आप बजट प्रिपरेशंस में इंक्लूड क्या कर रहे हैं अपनी? किस पर आप बुलिश हैं इस बजट की थीम के मद्देनजर? एक बहुत ही क्लियर थीम जो इमर्ज हो रही है, जो मुझे दिख रही है, और बजट में भी हम देखेंगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद भी हम देखते रहेंगे कंटिन्यूसली अगले 2 3 4 5 साल, है वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट एग्री इकोनॉमी को। और एग्री इकोनॉमी एक ऐसा स्पेस है जो काफी मुश्किलों के दौर से गुजरा है कोविड के बाद से, और अभी भी गुजर रहा है। क्योंकि वो पूरा जो सेगमेंट है वो नेचर पे काफी डिपेंड करता है, बारिश हुई बराबर ठीक से बारिश हुई कि नहीं, और उसके बाद जो क्रॉप है उसको भी पूरा प्राइस, अच्छा प्राइस मिला कि नहीं, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, वो सब बड़ा मुश्किलों से गुजरता है। तो मुझे लगता है ये जो लगता नहीं है, मुझे मेरा कन्विक्शन है कि जिस तरह से सरकार को शिवराज जी जैसे उनको एग्री मिनिस्टर बनाया गया, मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है इसमें 2-3 चीजें बहुत जिनको फायदा मिलेगा। 22 जून को जीएसटी कमिटी की मीटिंग है, तो मुझे लगता है जो 5% टैक्स है फर्टिलाइजर्स पे, उसको या तो कम किया जाएगा या पूरा निकाल दिया जाएगा। तो एक जीएसटी रैशनलाइजेशन होगा इस पूरे सेगमेंट का। दूसरा, जो सपोर्ट गवर्नमेंट दे सकती है फार्मर्स को इन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग देम गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, वो हमें बजट में दिखेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की एक स्कीम थी जो फिर धीरे धीरे चली गई, अब उसके क्रॉप प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो अनवायबल था एकदम इंश्योरेंस एजेंसीज के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट मिलेंगे इंश्योरेंस एजेंसीज को, कि जो फार्मर की क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसीज वो जनरेट करें प्रॉफिटेबली। तो एक मुझे लगता है कि वो एक आएगा जहां पे एक कन्वर्जेंस होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे मुझे लगता है कि सॉफ्ट होंगे, क्योंकि जो जीएसटी अभी भी 18% है उसको कम किया जाएगा। सो एग्री, रूरल इकोनॉमी और इंश्योरेंस, ये 3 सेक्टर मुझे लगता है इन पे सरकार का काफी फोकस रहेगा और लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी देगी सरकार। तो जो जो कंपनीज इस सेगमेंट को केटर करते हैं, और लास्टली लेंडिंग टू फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स की जो लेंडिंग की नीड होती है, बोरोइंग की नीड, वो बड़ी यूनिक होती है। जब उनको पैसे चाहिए होते हैं तो साल में 2 बार तब चाहिए होते हैं जब उनको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, और बाकी टाइम उनके हाथ में पैसे आते हैं जब वो सेल करते हैं। तो वो फार्मर की फाइनेंशियल नीड को मैच करने वाले प्रोडक्ट्स का लॉन्च, वो भी सरकार के फोकस में रहेगा, जो फाइनेंशियल लेंडर्स को बेनिफिट करेगा। तो मेरा ये मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन है बजट से, कि इस टाइम का जो बजट है वो काफी एग्री सेक्टर ओरिएंटेड रहेगा। ओके अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, अपनी राय रखी। आपसे बहुत विस्तार से बातचीत नहीं हो पाई, समय का थोड़ा अभाव था, बट बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स ऑफ डी हाई, निफ्टी बैंक के बड़े स्विंग के बाद अब निफ्टी कंप्लीटली प्रॉफिट टेकिंग